Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start with our topic evolutionary mechanisms. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एवोल्यूशन को इन्फोर्स करती हैं या एवोल्यूशन का बायस बनती हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि उसकी रीजंस बेसिकली क्या होती हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एवोल्यूशन इज़ नीदर अ क्रिएटिव फोर्स वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, नॉट अ डार्क फोर्स सेक्रीफाइसिंग द इंडिविजुअल्स फॉर द सेक ऑफ अ ग्रुप। यानी बेसिकली ये एक नेचुरल, एक रैंडम प्रोसेस है जो कि बग़ैर किसी फ़ायदे, बग़ैर किसी नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए जारी है। इट इज़ नीदर moral or immoral. It has neither a goal nor a mind to conceive a goal. Such goal-oriented thinking is said to be teleological. यानी हमारा इसमें कोई मकसद के तहत नहीं हो रहा, किसी ख़ास चीज़ के तहत या किसी ख़ास प्रिंसिपल के तहत ये चीज़ नहीं हो रही, बल्कि रैंडमली बहुत से फैक्टर्स के नतीजे में जो अकरेंस हो रही है मुख्तलिफ चांस इवेंट्स की, उसके नतीजे में एवोल्यूशन की अकरेंस होती जा रही है। Evolution is simply a result of some individuals in a population surviving and being more effective at reproducing than others in the population, leading to the changes in gene frequencies. इन्हें सिंपली होता क्या है कि जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चेंजेस, कुछ ऐसे जेनेटिक लेवल, जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसी छोटी छोटी चेंजेस होती जा रही हैं कि अल्टीमेटली हमें वो वाले फैक्टर्स जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी और सर्वाइवल के लिहाज से भी, वो आप कह सकते हैं कि रिटेन रह जाते हैं एनिमल्स के अंदर और दूसरों के मुकाबले में, और इस तरह से वो जीन फ्रीक्वेंसीज, वो वाले जीन्स जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो मैनिपुलेट कर लाते हैं अपने आप को दूसरों के मुकाबले में। This section examines some of the situations when Hardy-Weinberg assumptions are not met, situations in which gene frequencies change from one generation to the next and evolution occurs. तीनों बातों का एक ही मतलब है कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यही कह रहा था कि एवोल्यूशन किन किन कंडीशंस में नहीं हो सकता। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्यों होता है, किन वजूहात से होता है, या हार्डी-वेनबर्ग लॉ को कब फॉलो नहीं किया जाता, या कब जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आ सकती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हम इसमें ले सकते हैं। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज़ को, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स को और न्यूट्रल सिलेक्शन के नाम से सबसे पहले। उसके बाद कुछ म्यूटेशंस का फैक्टर पढ़ेंगे, फिर माइग्रेशंस के फैक्टर्स देखेंगे। यानी वो सारी एजम्पशंस बेसिकली जो कि हमने पढ़ा था हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के थ्रू कि वो एजम्पशंस मेट कर ली जाए तो एवोल्यूशन नहीं होगा। हम उसी को नेगेट करेंगे अगर, तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन उस सूरत में हो सकता है। उसका पहला पोस्टुलेट यही था कि पॉपुलेशन साइज़ मस्ट बी लार्ज। जब बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उसमें एवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें इतने प्रोनाउंस नज़र नहीं आएंगे। तो पॉपुलेशन साइज़ सबसे पहले मैटर करता है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट की या न्यूट्रल सिलेक्शन की हम डेफिनेशंस देखेंगे इसमें। Chance often plays an important role in the perpetuation of genes in a population, and the smaller the population, the more significant chance may be. यानी इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो चांस इवेंट्स हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि बहुत रैंडमली और एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं कोई म्यूटेशन हो जाती है और उसके बाद वो अगर जगह बना लेती है म्यूटेशन, यानी वो वाला जो म्यूटेटेड जीन है वो अगर जीन पूल में अपनी जगह बना लेता है तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ सकती है। एंड द स्मॉलर इज़ द पॉपुलेशन द मोर सिग्निफिकेंट द चांस में बी। यानी अगर आपको छोटी सी पॉपुलेशन ऑब्जर्व करने को मिलेगी तो उसमें आपको चांस ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। Fortuitous circumstances such as the chance encounters between reproductive individuals may promote reproduction. तो उसमें यह है कि fortuitous circumstances का मतलब ये है कि ऐसा भी रैंडमली ही हो सकता है कि ऐसे जीन्स जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज जो कि म्यूटेशन के नतीजे में आई हों, या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल वाले जीन्स जो हैं वो आपस में रैंडमली ही मेटिंग के बाद जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम ट्रेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन सर्वाइव नॉट बिकॉज दे कन्वे इंक्रीज फिटनेस बट बिकॉज दे हैपन टू बी इन गमीट्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। यानी उसमें कोई कमाल नहीं है उनके मीट्स का कि उसके पास अच्छे अच्छे जीन्स थे दोनों के पास, तो दोनों ने आपस में फर्टिलाइजेशन कर ली है, बल्कि ये एक रैंडम इवेंट था जिसमें खुद ब खुद ही जो है वो उनके दरमियान में फर्टिलाइजेशन हो गई बाय चांस, और फिर उनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है रिजल्ट के तौर पर क्रिएट हो गया। Chance events influencing the frequencies of genes in a population result in genetic drift. यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या? ड्रिफ्ट का मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ को एनहांस करना। तो इसमें यही है कि वो चांस इवेंट्स जिनकी वजह से सक्सेसफुल जीन पूल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, या जो सक्सेसफुल जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करने का इकट्ठा मौका मिल जाता है उनको, तो उसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के ऐसे जीन्स जिनको ज़्यादा चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट।
Because gene frequencies are changing independently of natural selection, genetic drift is often called the neutral selection. यानी न्यूट्रल का मतलब यही है कि बग़ैर किसी को प्रेफरेंस दिए, बग़ैर किसी को सिलेक्ट किए, यानी ये नहीं कि मखसूस जो है वो जीन्स उनको लिया जाएगा और मखसूस गैमीट्स को छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं देखा गया कि बल्कि रैंडमली ऐसा हुआ है कि दो गैमीट्स आपस में मिले हैं और बाय चांस दे वर सक्सेसफुल, उनके पास वो कंटेन कर रहे थे सक्सेसफुल जीन्स को, इसलिए उनके दरमियान में जो सिलेक्शन हुई है उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दे रहे हैं। और उसको हम न्यूट्रल सिलेक्शन भी इन द सेंस इसीलिए कहते हैं कि उसके दरमियान में कोई सिलेक्शन नहीं की गई है, कोई ख़ास चीज़ नहीं या प्रेफरेंस नहीं दी गई किसी एक को। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ एनालोगस ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, यानी बेसिकली हम रैंडमली इसको क्यों कहते हैं कि हमारे पास 50 to 50% चांस हो सकता है किसी भी साइड के आने का। जैसे हम कह सकते हैं ना एक सिक्के की दो रुख होते हैं, उसी तरह से हमारे पास 50 to 50% चांसेस होते हैं कि हमारे पास हेड आ जाए या टेल आ जाए उसकी। The likelihood of getting a head or a tail is equal. The 50 to 50% ratio of the head and tails is most likely in large number of tosses. इन इसमें ये होगा कि हमारे पास बेशतर यही चांसेस होते हैं कि हमारे पास इक्वल नंबर आ जाए। हमारे पास जितने ज़्यादा टॉसेस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें ये मिलेगा कि तकरीबन बराबर हुए हैं। इन ओनली 10 टॉसेस फॉर एग्जांपल द रेशो में बी डिसप्रोपोर्शनेट, यानी अगर थोड़े टॉसेस करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें हमें हो सकता है 7 हेड्स और 3 टेल्स की सिचुएशन मिल जाए। लेकिन उसी तरह के एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर छोटी पॉपुलेशन होगी तो उसमें हमें प्रोनाउंस्ड इफेक्ट मिल सकते हैं। जैसे हमने 10 दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया है तो 7 हेड्स एंड 3 टेल्स मिल सकती हैं, वो डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है। Similarly, the chance of one or the other of the two equally adaptive alleles being incorporated into a gamete and eventually into an individual is a second generation is equal. तो नॉर्मली ये है कि बड़ी पॉपुलेशंस के अंदर हमारे पास ये चांसेस इक्वल होते हैं कि गैमीट जो है वो वन और दी अदर जो है उसको चांस हमेशा मिलता रहता है। 50 to 50 का रेशो तकरीबन एग्जिस्ट करता है, हर गैमीट के पास चांस होता है रिप्रोडक्शन करने का। Gamete sampling in small population may show unusual proportions of alleles in any one generation of gametes because meiotic events like tossing a coin are random. तो उसमें यह है कि अगर छोटी पॉपुलेशन होगी तो हो सकता है कि एक जीन जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो जाए, ज़्यादा दफ़ा गैमीट के अंदर जो मौजूद है उसको आने का मौका मिल जाए, और एक जीन ऐसा है जिसको कम मौका मिले। तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है। अगर छोटी पॉपुलेशन है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बैलेंस से डेविएट कर सकती हैं। Assuming that both alleles have equal fitness, these unusual proportions are reflected in the genotype of the next generation. अब उसमें हम ये देखते हैं कि जीन बेसिकली जो कि आ रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन में वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना स्ट्रेंथ रखता है, या उसके बारे में सिंपली हम जैसे डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का इफ़ेक्ट देखते हैं या वाइल्ड और म्यूटेंट का देखते हैं, उस तरह के इफ़ेक्ट्स भी मैटर करते हैं कि अगर वो इक्वल फिटनेस रखते हैं दोनों एलील्स, यानी एक ए है एक ए प्राइम है, दोनों एक जैसी हैं, को डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट देने वाले हैं, तो दोनों ही अपने आप को इक्वली फिट जो है वो समझते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एलील आता है, उसके मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन में उनकी परपेचुएशन होगी और जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो किस तरह का असर डालेंगे ये डिपेंड करेगा जीन के अपने ऊपर। These chance events may result in a particular allele increasing or decreasing in frequency. In smaller population, inbreeding is also common. Genetic drift and inbreeding are likely to reduce the genetic variation within a population. अब ये होता है कि जो छोटी populations होती हैं उनमें inbreeding भी अमूमन जो है वो पाई जाती है। inbreeding का मतलब क्या है कि क्योंकि वो महदूद individuals हैं, छोटी populations है, तो बार बार उन्हीं के अपने ही दरमियान में inbreeding होगी। इसका मतलब है कि उनके दरमियान में genetic drift या gene frequencies को चेंज होने का मौका नहीं मिलेगा। Genetic drift and inbreeding are likely to reduce the genetic variation in the population. तो इसमें हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक जीन बाय चांस जो है वो एंटर हो जाता है या म्यूटेशन हो जाती है किसी भी तरीके से, एक नया एलील जो पहले एलियंस एग्जिस्ट कर रहे थे उनके साथ एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास बाय चांस कहीं भी अराइज हो जाता है, और उसके बाद वो एलील जो है ये पेरेंटल जनरेशंस के बाद जब उनके गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स में भी अपने आप को परपेचुएट कर लेता है। फिर उसके बाद वो जीन में भी सक्सेसफुल हो, मे भी अपने आप को जो है वो इंडल्ज कर ले इस सारे कॉम्बिनेशन के अंदर, तो वो अगली जनरेशन्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें टोटली कॉम्बिनेशंस भी अराइज हो सकते हैं, जिसमें फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो पहले वाले एलील्स थे जो कि पहले एग्जिस्ट कर रहे थे उनका रेशो जो है वो कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो नया एलील था वो इतना सक्सेसफुल था कि उसने आते आते अपनी जगह बना ली, और मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनके अंदर ये अपने कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है। और पहले वाले एग्जिस्टिंग एलील्स पहले यहाँ पे 4 बन रहे थे गैमीट्स, फिर उसके बाद 2 में आया, फिर 2 के बाद ये 1 में ही सिर्फ रह गया। तो इस तरह से कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जेनेटिक
जो चेंजेस हैं उनकी वजह से एक पॉपुलेशन में नए एंटर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाते बनाते मोस्टली इंडिविजुअल्स के अंदर वो सरायत कर जाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो ले लेते हैं और पहले वाले एग्जिस्टिंग जीन्स जो हैं उनको सुप्रेस कर देते हैं. If a mutation introduces a new allele into a population and that allele is no more or less adapted than existing alleles, genetic drift may permit the new allele to become established in a population. यानी उसी फिगर की बात है बेसिकली कि हम अगर देखते हैं कि किसी म्यूटेशन की वजह से कोई एक नया एलील जो है पॉपुलेशन के अंदर आ गया है, म्यूटेट होकर आ गया है और वो एलील जो है वो किसी से कम नहीं है, दूसरे एलील्स के मुकाबले में वो एग्जिस्टेंस की उतनी ही पावर रखता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से उसको जगह मिल जाएगी, वो अपने आप को पॉपुलेशन में इस्टेब्लिश कर लेगा और द न्यू एलील मे बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. यानी ये भी हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो और जेनेटिक ड्रिफ्ट के नतीजे में जो म्यूटेशन आई है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए और वो जीन जो है वो लॉस हो जाए उसका और ख़त्म कर दिया जाए उसको पॉपुलेशन में से. यानी अगर टॉलरेबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन में से निकल जाएगा. द लाइकलीहुड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट अकरिंग इन स्मॉल पॉपुलेशन सजेस्ट दैट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम विल नॉट अकर. तो क्योंकि हमें स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर जैसे ही थोड़ी सी चेंज आती है हमें वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है या नज़र आती है, इस वजह से वहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पे नहीं पाया जाता, वहाँ पे अपना एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता क्योंकि चेंज बहुत जल्दी आती है, जीन फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं या अल्टीमेटली एवोल्यूशन अकर होता है. Two special cases of genetic drift have influenced the genetic makeup of some populations. अब हम देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का बेसिकली क्या रोल होता है. हम उसको एग्जांपल्स के ज़रिए से देखते हैं कि दो केसेस ऐसे हैं जिनमें अच्छी तरह समझने का हमें मौका मिलेगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली कैसे इफेक्ट लाती है. When a few individuals from parental population colonize new habitats, they seldom carry a representative sample of the gene pool from which they came. उसमें यह है कि हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन थी एक इलाके में, वहाँ से कुछ इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट करके किसी नए इलाके में चले जाते हैं. वहाँ पर वो ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी जो पूरी पॉपुलेशन थी, बड़ी पॉपुलेशन, उसका सारा जीन पूल, सारे जीन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हों उनके पास मौजूद हों. यानी हो सकता है कि उसमें से कुछ एलील्स कम हों, कुछ कॉम्बिनेशंस उनके पास ना मौजूद हों जो कि इंडिविजुअल वहाँ से माइग्रेट करके गए हैं नई जगह पर. द न्यू कॉलोनी दैट एमर्जेस फ्रॉम द फाउंडिंग इंडिविजुअल इज़ likely to have a distinctive genetic makeup with far less variation than the larger population. अब हो सकता है कि उसके पास इतने कॉम्बिनेशन ना हो जितने बड़ी पॉपुलेशन के अंदर थे. दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर क्या है कि बेसिकली एक नई जगह पर जाकर बुनियाद रखने वाला या फाउंडर इफेक्ट डालने वाला. तो उस पॉपुलेशन को जो कि एक छोटे साइज़ की है और वो कट ऑफ होकर आई है किसी दूसरे इलाके में, उसके अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो आगे जब अगली जनरेशन्स में जाएगा तो उसमें बेसिकली चेंजेस पाई जाएंगे, क्योंकि वो अब बड़ी पॉपुलेशन के साथ उसकी रैंडमली मेटिंग की वजह से कुछ नए कॉम्बिनेशन जो उनकी बैलेंसिंग हो सकती थी, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसकी वजह से अब इनके अंदर एक इफेक्ट आएगा. दैट विल बी कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. An often cited example of the founder effect concerns the genetic makeup of Dunkers of eastern Pennsylvania. यानी अब इसमें एग्जांपल दी गई है ह्यूमंस के रेफरेंस से कि ईस्टर्न पेनिसिल्वेनिया में जो पॉपुलेशन रहती थी जर्मनी के अंदर, वहाँ पे एक पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ गई. The emigrated from Germany to United States early in the 18th century and for the religious reasons have not married outside their sect. अब इसमें यह है कि वो जर्मन बेसिकली सेक्ट के लोग थे, वो उन्होंने जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जो है वो रिहाइश इख्तियार की है. और उसके बाद क्योंकि उनकी जो अपनी कुछ इश्यूज़ थे, कुछ रीजन थी जिसकी वजह से वो आपस में ही उनकी मैरिजेस थी, तो उसकी वजह से उन्होंने समझे कि वो इन ब्रीडिंग ही करते रहे. उसकी वजह से एक ख़ास उनका जो है वो जेनेटिक मेकअप उस पूरी पॉपुलेशन का बन गया. एग्जामिनेशन ऑफ सर्टन ट्रेड्स फॉर एग्जांपल ABO ब्लड टाइप्स इन देयर पॉपुलेशन रिवील्स वेरी डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द डंकर्स पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि 1-2 सदियाँ जब गुजरी हैं तो उनके ABO ब्लड टाइप्स में और उनके जो नेटिव जो उधर ओरिजिनल जो पॉपुलेशन रह रही थी जर्मनी में, उनके ABO ब्लड टाइप्स में डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए गए. These differences are attributed to the chance absence of certain genes in the individuals who founded the original Pennsylvania Dunkers population. तो बेसिकली वजह क्या थी कि ये फाउंडर इफेक्ट अपनी वजह से एक जेनेटिक ड्रिफ्ट लाया था, एक ऐसी चेंज लाया था, और चेंज की वजह बेसिकली यही थी कि वो पॉपुलेशन जो थी उससे कट ऑफ होकर अलग जगह पर आकर उन्होंने फिर इन ब्रीडिंग को भी फॉलो किया था, जिसकी वजह से ये वाला प्रिंसिपल जो हम देख रहे हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इन ब्रीडिंग आर लाइकली टू रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन. तो उसमें वो महदूद हो गए थे अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर, जबकि जो मेन जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी उनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा थी.
उसी से रेलेवेंट एक और इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट। अ सिमिलर इफेक्ट कैन अकर व्हेन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। यानी एक फर्ज करने के एक वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक टाइम के ऊपर मौजूद है एक एनिमल की, लेकिन फॉर सम रीज़न वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, चाहे वो हंटिंग की वजह से है, चाहे वो प्रीडेशन की वजह से है, चाहे कॉम्पिटिशन की वजह से, किसी वजह से भी वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल चीता पॉपुलेशन इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका आर एंडेंजर्ड। Their depleted population have reduced genetic diversity to the point that even if population is restored, they will have only a remnant of the original gene pool. इन इसमें बताया यह गया है कि चीता की पॉपुलेशन जो बेसिकली पहले ज़्यादा थी अब उसको ख़तरा लाहक है, दैट हैज़ बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो उसमें अब कुछ इंडिविजुअल्स ही सर्वाइव कर रहे हैं और उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो जीन्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही उन टोटल पॉपुलेशन का जीन पूल है। अब अगर उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने का और दोबारा से बढ़ने का मौका दे भी दिया जाए तो ज़ाहिरी बात है वही जीन्स दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, वही जीन्स एग्जिस्ट करेंगे, तो टोटल जीन पूल जो है वो उस तरह रिकवर नहीं हो सकता जब एक टाइम पे ज़्यादा डाइवर्सिटी उनके अंदर जीन पूल की मौजूद थी। दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ कॉल्ड द बॉटल नेक इफेक्ट। यानी इसमें क्या है कि जेनेटिक पूल जो पहले बहुत ज़्यादा वेरिएबल था अब उसमें जो है वो रिजर्वेशंस आ गई हैं, उसमें थोड़ा सा वो महदूद हो गया है, या उसके अंदर जीन बेसिकली जो है वो उनकी तादाद कम हो गई है उनके पास। एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू हमें ये बताया गया है कि फ़र्ज़ करें जो एक पहले पॉपुलेशन थी उन चीता की, उनके अंदर A to Z जो है वो सारी वैरायटी के जीन्स मौजूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनके अंदर जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज आया है, पॉपुलेशन का लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर ये सारे जीन्स की बजाय जो थोड़े से इंडिविजुअल सर्वाइव कर गए हैं उनके अंदर जस्ट ये कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक स्मार्ट लेवल आ गया है, या आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड लेवल की बजाय उसने एक श्रिंक कर लिया है और जस्ट आपके पास DJLM लाइक के जीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन जीन्स को जो है अगर फ़र्ज़ करें कि ये इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको ही अगर आप दोबारा रिप्रोड्यूस करवाते भी जाएंगे तो भी आपके पास मैक्सिमम हद तक इन्हीं की कॉपीज़ बनती जाएंगी, आपके पास वो सारे टाइप्स के जीन्स या एलियंस नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते जो पहले ओरिजिनली मौजूद थे। इस चीज़ को हम जो है वो बॉटल इफेक्ट का नाम देते हैं। A similar example concerns the northern elephant seal, which was hunted to near extinction in the late 1800s. यानी ये एलिफेंट सील की एग्जांपल भी दी गई है कि इसको बहुत ज़्यादा जो है वो शिकार किया गया एक ज़माने में, तो उसकी वजह से तकरीबन ये एंडेंजर्ड का लेवल जो है वो अचीव करने वाली थी और एक्सटिंक्शन के करीब थी। Legislations to protect the seal was enacted in 1922 and now the population is greater than 100,000 individuals. In spite of this relatively large number, genetic variability in population is low. यानी अगरचे इनका नंबर तो रिकवर करते जा रहे हैं ये, लेकिन इनके अंदर जो जीन पूल है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती अब। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉटल नेक्स आर समवट कंट्रोवर्शियल। अब इसमें यह है कि बॉटल नेक इफेक्ट को हम बेसिकली कह तो रहे हैं कि उनके अंदर जो जीन्स या जो एलील्स का लेवल है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसकी वजह कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे यही बताया है हमने पहले कि चीता की पॉपुलेशन एंडेंजर्ड किसी और वजह से हुई है, यानी वो प्रीडेशन की वजह से हो सकती है, या मुख्तलिफ जो अगर फ़र्ज़ करें कि उनको फेमीन का सामना था, कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, कोई भी लिमिटिंग फैक्टर्स थे, या उनको किसी सीज़न की वजह से मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, या जैसे एलिफेंट सील है उसकी हंटिंग की वजह से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करने का बायस बनती हैं। तो एक्चुअली वजूहात कुछ और होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ जब कम हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है कि जीन पूल जो है वो श्रिंक कर जाता है। The traditional interpretation is that decrease in genetic diversity make populations less likely to withstand the environmental stress and more susceptible to extinction. यानी जब आपके पास जीन पूल ही कम हो जाता है, जीन्स की वेरिएबिलिटी ही कम है या उनकी वैरायटी नहीं है इतनी आपके पास, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज आएगी या स्ट्रेस आएगा एनवायरनमेंट की तरफ से, तो इंडिविजुअल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज़ अ पॉपुलेशन विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ मोर लाइकली टू हैव सम इंडिविजुअल्स विद combination of genes that allow them to withstand the environmental changes. अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो उसमें चांसेस हैं कि कुछ इंडिविजुअल अगर कमज़ोर हैं लेकिन बाकी जो है वो उसके लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं और वो एनवायरमेंटल चेंजेस को विथस्टैंड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। In case of cheetah, recent evidence indicates that this cat's current problem may be more a result of lions and spotted hyenas preying the cheetah's cubs than low genetic diversity. यानी बेसिकली वजह क्या बनी चीता की पॉपुलेशन को कम करने की, वो उनका जेनेटिक लेवल नहीं था, बल्कि बेसिकली जो हाइनास थे या मुख्तलिफ जो लायंस थे वहाँ पे वो चीता के कब्स को या उनके बच्चों को खा जाते थे, इसकी वजह से उनकी डाइवर्सिटी जो है वो कम हो गई।
Most evolutionary biologists agree, however, that over evolutionary time frame, high genetic diversity makes extinction less likely. लेकिन वजह कुछ भी हो पॉपुलेशन डिक्रीज़ की, अगर पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जीन्स की वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी, कॉम्बिनेशन उतने ही बन सकते हैं ज़्यादा, और जितने अच्छे कॉम्बिनेशन उसमें अराइज करेंगे, दैट विल बी सक्सेसफुल पॉपुलेशन. एवोल्यूशन से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड जीन फ्लो. जीन फ्लो का मतलब सिंपली यही है कि एक पॉपुलेशन से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर से जीन्स जो है वो दूसरी पॉपुलेशन या सिंपली जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग्स में उनकी ट्रांसमिशन होना. द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एज्यूम्स दैट नो इंडिविजुअल्स एंटर अ पॉपुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड, इमिग्रेट, और दैट नो इंडिविजुअल्स लीव द पॉपुलेशन और एमिग्रेट. यानी इसमें जीन फ्लो से मुराद ये भी है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल जो कि एक पॉपुलेशन का हिस्सा है वो दूसरी पॉपुलेशन में ना जाए, यानी उसमें कोई इमिग्रेशन या एमिग्रेशन का तस्वुर ना हो, जो कि हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल था, जो थ्योरम था, उसका बेसिक एक पोस्टुलेट था कि अगर माइग्रेशन होगी तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा. माइग्रेशन को अवॉइड करेंगे तो शायद जो है वो एवोल्यूशन के लेवल में कमी आ सके. इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अपसेट्स द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसीज और एवोल्यूशन. चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आर जीन फ्लो. यानी सिंपली जो जीन्स हैं ट्रैवल करते हैं जब एक पॉपुलेशन तो दूसरी पॉपुलेशन में, दैट इज़ कॉल्ड जीन फ्लो. ऑल्दो सम नेचुरल पॉपुलेशंस डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट जीन फ्लो, मोस्ट पॉपुलेशंस डू. नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं, वो भी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एवोल्यूशन की अकरेंस ना हो या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो. Mutations are the changes in the structure of genes and chromosomes. The Hardy-Weinberg theorem assumes that no mutations occur or that mutation equilibrium exists. यानी या तो म्यूटेशन सिरे से ना हो या फिर अगर एक लेवल पे होती है तो दूसरे लेवल पे उसकी जो रिवर्स है प्रोग्रेस वो भी हो रही हो, यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो, या नेचुरली हमें ये लगे कि वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हो रही. Mutations, however, are the fact of life. Most importantly, mutations are the origin of all the new genes and the source of variation that may prove adaptive for an animal. अब उसमें यह है कि म्यूटेशंस तो चांस इवेंट्स हैं, वो तो होने ही हैं पॉपुलेशंस के अंदर, उनकी वजह से जो है वो सर्वाइवल का फैसला होना होता है कि कौन सी जो एलील्स हैं वो ज़्यादा फिटेड हैं, ज़्यादा सर्वाइव करेंगे. म्यूटेशंस एनकाउंटर द लॉस ऑफ genetic material from natural selection and genetic drift and increases the likelihood that variation will be present that allow the group to survive future environmental shocks. तो उसमें यह है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आती है इसकी वजह से, और जो नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट हैं बेसिकली उनको हेल्ड करने के लिए या उनके जो चांसेस हैं उनके बढ़ाने के लिए ये वेरिएशंस म्यूटेशंस के ज़रिए से ज़्यादा आती हैं. यानी म्यूटेशन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, या पॉपुलेशंस के अंदर मुख्तलिफ जो आगे आने वाली हैज़र्ड्स हैं या एनवायरमेंटल कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं, हो सकता है कि नए एलील्स जो कि म्यूटेशंस के नतीजे में आई हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो और एनवायरमेंटल शॉक्स को जो है वो बर्दाश्त कर सकें. Mutations are random events and the likelihood of a mutation is not affected by the mutation's usefulness. तो इसमें यह है कि म्यूटेशन जो है वो पहले से तय नहीं की जाती कि किसी जो है वो ख़ास तरीके से होगी या कोई ख़ास जो है वो इसकी अडेप्टेशंस की जाएगी एलील्स की, बल्कि ये रैंडम इवेंट्स हैं. इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि म्यूटेशन जो है वो लीथल है या वो सक्सेसफुल है या फिर एडवांटेजेस है. ये बाद में तय होगा कि म्यूटेशन जब हो जाती है तो उसके नताइज क्या निकलते हैं. Organisms cannot filter the harmful genetic changes from advantageous genetic changes before they occur. The effects of mutation vary enormously. Most are deleterious. Some may be neutral or harmful in one environment and helpful in another environment. तो सिंपली ये है कि इफ़ेक्ट्स जो है वो बाद में पता चलते हैं. म्यूटेशंस जब हो जाती हैं तो कुछ का इफ़ेक्ट जो है अमूमन जो है वो डेलेटेरियस होता है, अमूमन नेगेटिव उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि न्यूट्रल हैं या फिर एक टाइम पे फ़ायदेमंद है और दूसरे टाइम पे नुकसानदेह हो सकते हैं. डिफरेंट तो उनकी वेरिएबिलिटी है उनके इफ़ेक्ट्स की. Mutational equilibrium is when a mutation from the wild type allele to a mutant form is balanced by mutation from the mutant back to the wild type. यानी पॉपुलेशन में अगर एक इंडिविजुअल में कहीं पे म्यूटेशन आई है कि उसका एक एलील जो है वो वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बन गया है, तो किसी दूसरे का यकीनन जो है वो म्यूटेशन उसके अंदर भी हो रही होगी और वो म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा. इसको हम बेसिकली म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. दिस हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन एलीलिक फ्रीक्वेंसी एज इफ़ नो म्यूटेशन अकर्ड. यानी नतीजा क्या निकलता है कि जब दो तरफ एक दूसरे के रिवर्स जो है वो इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है. म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम रेयरली एग्जिस्ट हावर.
म्यूटेशन प्रेशर एक और डेफिनेशन है। म्यूटेशन प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज टू चेंज थ्रू म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है? म्यूटेशन के थ्रू चेंज बेसिकली जो होती है उसको म्यूटेशन प्रेशर कहते हैं, या वो चांस इवेंट्स जितने ज़्यादा होंगे म्यूटेशंस कॉज करने वाले, दैट विल बी अ म्यूटेशन प्रेशर ऑन अ पॉपुलेशन।